हाँ, तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आप लोगों से मैं यही आग्रह करता हूँ कि आप लोग शांति बना करके पूरे मन के साथ समर्पित होकर के पढ़ाई करिए। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है प्रतिरोध की निर्भरता। निर्भरता प्रतिरोध की निर्भरता। तो प्यारे बच्चों, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध क्या है? ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रतिरोध चालक का एक ऐसा गुण होता है जिसमें प्रवाहित धारा का विरोध होता है। यानी प्रतिरोध क्या करता है? किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है ना? तो किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है ना? तो प्रतिरोध पर अध्ययन किया गया और अध्ययन करने के पश्चात यह पाया गया कि अगर कोई चालक, जैसे ये है पहला चालक और ये है दूसरा चालक, जो पहले चालक की तुलना में पतला है और लंबा है ना? एक चालक आपको यहाँ पर ऊपर दिखाई पड़ रहा है ना? जो कि आपको मोटा लग रहा है, ठीक है ना? और छोटा लग रहा है। और मैंने दूसरा चालक बनाया है, यह चालक लंबा दिख रहा है और पतला दिख रहा है पहले की अपेक्षा, है ना? तो होता क्या है कि जिस चालक की लंबाई कम होती है और मोटाई अधिक होती है, उस चालक का प्रतिरोध कम होता है। क्या होता है? कम होता है ना? और जिस चालक की लंबाई अधिक होती है और उसकी मोटाई बहुत कम होती है, उस चालक का प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है, तुलनात्मक रूप से, है ना? तो इसको हम ऐसे बता रहे हैं, ध्यान दीजिए इन दोनों के लिए। अगर हम ये कहें कि यदि तार क्या है? नंबर एक, छोटा है और मोटा है। और क्या है? मोटा है। छोटा है और मोटा है, तो उसका प्रतिरोध कम होगा। उसका प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा, है ना? पहला पॉइंट आपने ध्यान दिया। यदि तार, यानी तार को चालक भी कहते हैं, चालक, है ना? यदि चालक छोटा है और क्या है? मोटा है ना? तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। पॉइंट नंबर दो, यदि तार चालक लंबा है, लंबा है और पतला है, पतला है, पतला है ना? तो उसका प्रतिरोध अधिक होता है, अधिक होता है, अधिक होता है है ना? आप ध्यान रखेंगे, है ना? अगर ये ध्यान में न रहे तो हमारा एक सूत्र है, मैं बहुत सरल तरीके से आपको बता रहा हूं, है ना? कि छोटकू छोटकू मोटकू, छोटकू मोटकू का कम, का कम, छोटकू मोटकू का कम, है ना? छोटकू मोटकू का कम, यानी जो तार छोटा हो और मोटा हो, क्या हो? छोटा हो मोटा हो, उसका प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है।
पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 है नहीं। लंबू, लंबू, पतरकू, पतरकू का अधिक, लंबू पतरकू का अधिक, यानी जो तार लंबा हो, कैसा हो, लंबा हो और पतला हो, उसका प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है ना। उसका प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। अगर आप इस शॉर्ट ट्रिक को याद रखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, है ना। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है ना, कि छोटकू मोटकू का प्रतिरोध कम होगा और लंबू पतरकू का क्या होगा, प्रतिरोध अधिक होगा, है ना। हाँ, तो अब इसी तथ्य को लेकर के हम आपको अब आगे बताने जा रहे हैं कि किसी तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसे आप ध्यान से देखें, है ना। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, किसी चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध उसकी लंबाई, लंबाई यल के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती को समानुपाती भी कहते हैं, है ना। होता है, होता है, होता है, तो ध्यान से समझिए, है ना। यदि किसी चालक के अन्य कारक जैसे क्षेत्रफल है, ताप, है ना, ये स्थिर रहे, ये न बदले, ठीक है, तो क्या होता है, चालक का जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध, है ना, उसकी लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जितने ज्यादा लंबा तार होगा, तार जितने ज्यादा लंबा होगा, है ना, उसका प्रतिरोध क्या होगा, उतना ही ज्यादा होता है। ये ध्यान दें, तार की लंबाई जितनी ज्यादा लंबी होगी, जितने ज्यादा लंबा तार होगा, उसका प्रतिरोध क्या होगा, उतना ही अधिक होता है। यानी प्रतिरोध आर, प्रतिरोध आर ना क्या होगा, यानी रेजिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, यल होगा, यानी चालक की लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, है ना, कि जब क्या स्थिर है, जब अन्य कारक स्थिर रहे, अन्य कारक स्थिर रहे, यानी ना बदले, स्थिर रहे, है ना, अन्य कारक ना बदले जो इसको प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है ना, तो प्रतिरोध क्या होता है, लंबाई के सीधे अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे लंबाई बढ़ती चली जाएगी, है ना, वैसे वैसे तार का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है क्या, कि लंबू का अधिक होगा, लंबू का अधिक होगा, यानी जो तार लंबा होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा, है ना। जैसे एक तार है हमारे पास, वो मान लीजिए 100 मीटर का ठीक है ना, और उसी डायमीटर का, उसी व्यास का, उसी मोटाई का एक दूसरा तार है ना, एक दूसरा तार है, ठीक है ना, जिसकी लंबाई उससे अधिक है, जिसकी लंबाई उससे अधिक है, तो जिसकी लंबाई अधिक होगी उसका प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। हम यहां पर आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, इसको आप ध्यान दीजिए। जैसे है, जैसे, है ना, एग्जाम्पल के लिए आप ध्यान दें, ठीक है ना। जैसे हमारे पास मान लीजिए ये एक तार ये है, एक चालक ये है और दूसरा चालक क्या है, ये है, ठीक है ना। दोनों की मोटाई समान है और दोनों एक ही धातु के बने हुए हैं, है ना, क्या है, मोटाई समान है, मोटाई समान है, मोटाई यानी व्यास समान है, व्यास क्या है, समान है ना, समान है, ठीक है ना, और दोनों एक ही धातु के हैं, एक ही धातु के बने हैं, है ना, एक ही धातु के बने हैं।
दोनों की मोटाई समान है और दोनों क्या है, एक ही धातु के बने हुए हैं। अब ऐसे में आपको बेझिझक ये कह देना होगा, है ना, कि जो तार अधिक लंबा है उसका प्रतिरोध या रेजिस्टेंस क्या होगा, अधिक होगा, है ना। दोनों मैंने शर्त रख दिया है कि मोटाई यानी व्यास समान हो। दूसरा, एक ही धातु के बने हैं, जैसे मान लो दोनों कॉपर के हैं, क्या है, कॉपर के, Cu, ये भी Cu का है और ये भी क्या है, Cu का है, कॉपर का है। तो दोनों एक ही धातु के बने हुए हैं और दोनों एक ही मोटाई के हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो अधिक लंबा होगा उसका प्रतिरोध अधिक होगा और जो कम लंबा होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होता है। इसीलिए यहां पर क्या गया, नियम बनाया गया, क्या नियम बनाया गया कि आर प्रोपोर्शनल एल की, यानी जिसकी लंबाई अधिक होगी उसका प्रतिरोध भी अधिक होगा। अगर हम लंबाई को दुगुना कर दे रहे हैं, ठीक है ना, जबकि अन्य कारक क्या है, स्थिर है, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, है ना। लंबाई को आधी कर दें तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, जैसा कि मैंने प्रोपोर्शनल का मतलब बताया था आपको इसके पहले वीडियो में, ठीक है ना। यानी लंबाई जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी प्रतिरोध वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा, है ना। 3 गुना करेंगे लंबाई तो प्रतिरोध भी 3 गुना हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब आती है बात नंबर सेकेंड, नंबर सेकेंड, किसी चालक का प्रतिरोध और उस चालक के चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है ठीक। इसका क्या मतलब होता है, पहले आप लोग समझिए कि अनुप्रस्थ काट क्या होता है ना। तो अनुप्रस्थ काट का मतलब, जैसे ये मार्कर है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको ऐसे काटे, ठीक है ना, ऐसे काट दें इसको, तो कैसा दिखाई देगा, काटने के बाद ऐसा दिखाई पड़ेगा, सामने से ऐसा दिखाई पड़ेगा, है ना, ऐसा दिखाई पड़ेगा ये। तो इसी का जो क्षेत्रफल होगा, क्योंकि ये सिरा कैसा है, मान लीजिए चालक कैसा है, बेलनाकार है ना। तो जो इसका ये सिरा होगा, कैसा होगा ये सिरा, वृत्ताकार होगा, ये सर्कुलर होगा, है ना। इसके दोनों सिरे कैसे होंगे, सर्कुलर होंगे, वृत्ताकार होंगे, है ना। तो इसी का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, अगर इसकी त्रिज्या कितनी हो, आर हो, है ना, तो इस सिरे का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर की, है ना। इसी को हम क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं, है ना। यही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ना। तो अब क्षेत्रफल अधिक होगा तो इसकी मोटाई अधिक होगी, यानी इसकी मोटाई अधिक होगी, क्षेत्रफल अधिक होगा, मोटाई कम होगी तो क्षेत्रफल कम होगा। जितने ज्यादा ये मोटा होगा उतने अधिक क्षेत्रफल होगा इसका, और जितने कम मोटा होगा उतने कम क्षेत्रफल होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए, है ना। जो प्रतिरोध है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो आइए हम आपको व्युत्क्रमानुपाती का मतलब समझाते हैं। जैसा कि आपने समानुपाती का मतलब समझा था, ठीक उसी प्रकार से व्युत्क्रमानुपाती का मतलब समझ लीजिए, है ना। जैसे हमारे पास दो भौतिक राशियां हैं, ए और बी, है ना, ए और बी, ये दो भौतिक राशियां हैं मान लीजिए, ठीक है ना। तो ए और बी में व्युत्क्रमानुपाती संबंध यानी विलोमानुपाती संबंध कब होता है, जैसे हम बी को बढ़ाएं, है ना, तो ए कम हो जाए, बढ़े ना, बल्कि क्या हो जाए, कम हो जाए, है ना। और बी को घटाएं तो ए बढ़ जाए, है ना। यानी क्या हो, बी को बढ़ाने पर
ए घट जाए, ए घट जाए, है ना। अथवा अथवा ए को अथवा बी को घटाने पर, यानी कम करने पर, घटाने पर ए बढ़ जाए, बढ़ जाए, है ना। ऐसे ऐसे समझेंगे तो क्या होगा, तब हम इसको ऐसे लिखते हैं, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/b के, है ना। ऐसे करके 1/b लिखेंगे, 1/b लिखेंगे तब, है ना। इसको पढ़ेंगे कैसे, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बी, है ना। इस प्रकार से पढ़ेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं पढ़ेंगे, इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे। यानी आप ध्यान दें, हर के रूप में बी है ना। अगर बी क्वांटिटी किसके रूप में है, हर के रूप में है ना, हर के रूप में है, तो हम इसको व्युत्क्रमानुपाती पढ़ेंगे, ध्यान देना नीचे है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखिएगा कि अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या होते हैं। तो ठीक यही से इसका मतलब समझिए, है ना। यहीं से इसका मतलब समझिए कि यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ाया जा रहा है ना। जबकि यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जब अन्य कारक स्थिर रहें, स्थिर रहें, है ना, इसको प्रभावित करने वाले अन्य कारक क्या हो, स्थिर रहें, न बदलें, तब क्या होगा, तब जैसे हम ए को बढ़ाते हैं, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने का मतलब उसकी मोटाई बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं, मोटाई बढ़ा रहे हैं ना। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने का क्या तात्पर्य है कि हम उसकी मोटाई बढ़ा रहे हैं, उसकी त्रिज्या बढ़ा रहे हैं, उसका व्यास बढ़ा रहे हैं, है ना। तो उसका त्रिज्या व्यास इत्यादि बढ़ने से, ठीक है ना, उसकी मोटाई बढ़ जाएगी, यानी उसकी मोटाई बढ़ रही है, तो क्या हो जा रहा है, प्रतिरोध क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। अगर ए को हम बढ़ा रहे हैं तो आर क्या हो रहा है, घट रहा है ना। जितने ज्यादा मोटा है, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया है क्या, अभी लिखा था ना, ठीक है ना, कि छोटकू मोटकू, है ना। अगर तार मोटा है तो उसका क्या होता है, प्रतिरोध कम हो जाता है ना। मोटकू का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, मोटकू का। तार मोटा है, ठीक है ना, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहां पर देखिए, जब उसका अनुप्रस्थ काट अधिक है, यानी तार मोटा है, ठीक है ना, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है, ओके, है ना। और जब तार पतला होगा, पतला होगा तो क्या होगा, उसका डायमीटर, उसका व्यास क्या होगा, कम होगा, है ना। और व्यास कम होने से क्षेत्रफल कम हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो क्या होगा, अगर तार पतला है तो उसका एरिया क्या होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, कम हो जाएगा। और जब कम हो जाएगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, है ना। बोलो, तो यानी पतले तार का प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है, और मोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। ये आप लोग ध्यान से, ठीक है, नोट कर लीजिएगा दिमाग में, ताकि भूले ना, ओके। अब आती है बात, तीसरी बात, ठीक है ना, नंबर थर्ड, नंबर थर्ड। हाँ तो प्यारे बच्चों, तार के प्रतिरोध या चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक क्या है ना। तो ये तीसरा कारक है पदार्थ की प्रकृति, प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति, ये तीसरा कारक है। तो प्रकृति से यहां पर क्या तात्पर्य है ना, कि तार किस पदार्थ यानी किस धातु का बना हुआ है ना। जैसे हमारे पास मान लीजिए दो तार हैं या दो चालक हैं, दोनों की लंबाई और मोटाई क्या है, सेम है, दोनों की लंबाई और मोटाई क्या है, सेम है, ठीक है ना। जितना लंबा ये है उतना लंबा है, जितना मोटा ये है उतना मोटा ये है, दोनों समान लंबाई और मोटाई के हैं, ठीक है ना। अब ये मान लो चांदी का तार है, किसका तार है, चांदी का, एजी, और ये है तांबा, यानी कॉपर, सीयू का तार है,
ठीक है ना। हमारे पास यहाँ पर समान लंबाई और मोटाई के दो तार है, एक चांदी का बना हुआ है, चांदी का तार है ना, और दूसरा तार तांबा का है। अब हमें कैसे पता करेंगे कि किसका प्रतिरोध अधिक होगा, है ना, कैसे पता करेंगे कि किसका प्रतिरोध अधिक होगा। अब यहाँ पर तो जो है मामला फंस जाता है ना, कि दोनों की क्या है, लंबाई भी समान है ना। मान लो इसकी लंबाई L1 है और इसकी लंबाई कितनी है, L2 है, तो L1 बराबर L2 है ना। और क्या है, इसका अनुप्रस्थ काट A1 है और इसका अनुप्रस्थ काट A2 है, तो A1 बराबर A2 है। यानी सब कुछ समान है, केवल एक ही चीज भिन्न है कि एक चांदी का बना हुआ है और एक तांबे का बना हुआ तार है ना। तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा होते हैं, किस धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, है ना। तो ये चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अधिक होते हैं। चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, अधिक। तथा चांदी की तुलना में तांबा में या कॉपर में, तांबा में मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, कम होते हैं, है ना। तो अगर समान लंबाई के और समान क्षेत्रफल के हैं, समान मोटाई के, तो हमें यह देखना है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें ज्यादा है ना। तो ये देखा गया कि चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कॉपर की तुलना में अधिक होते हैं, सिल्वर में मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, है ना। तो जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी चालकता अधिक होती है, उसकी वैद्युत चालकता अधिक होती है, यानी उसमें विद्युत धारा बहुत आसानी से प्रवाहित हो जाती है। किंतु जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होते हैं अपेक्षाकृत, है ना, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने में थोड़ी कठिनता आती है, कठिनाई आती है ना। तो ऐसे में क्या होगा, चांदी से जो तार बना है, यानी जो चांदी का चालक है उसका प्रतिरोध कम होगा, है ना। और जो तांबे का तार है यानी तांबे का चालक है उसका क्या होगा, प्रतिरोध अधिक होगा, है ना। तो इस प्रकार से यही कहते हैं कि पदार्थ की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है ना, कि सब कुछ समान होते हुए भी, ओके, सब कुछ समान होते हुए भी, है ना, प्रतिरोध क्या है, अलग अलग है। इसी को हम क्या कहते हैं, पदार्थ की प्रकृति पर प्रतिरोध की निर्भरता कहते हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों, अब हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि प्रतिरोध को कौन कौन से कारक, भौतिक कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, है ना। एक और कारक है, चौथा है, जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है लेकिन हम फिर भी उस पर थोड़ा सा चर्चा कर दे रहे हैं। तो चौथा कारक क्या होता है वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिए। चौथा कारक, तो चौथा कारक ये है कि प्रतिरोध के चालक के ताप पर भी डिपेंड करता है प्रतिरोध, है ना। किस पर, चालक के ताप पर। यानी किसी चालक, कोई चालक ज्यादा गर्म है ना, कोई चालक अधिक गर्म है, तो जितना ज्यादा चालक गर्म होता है यानी उसका ताप अधिक होता है, उसका प्रतिरोध क्या होता है, अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी टेम्परेचर अधिक है अगर उस पदार्थ का, है ना, तो उस चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, बढ़ जाता है। अगर कम ताप है, पदार्थ का ताप कम है यानी चालक का ताप कम है, तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। तो प्यारे बच्चों, है ना, तो इस प्रकार से जो चौथा कारक है वो ताप है। तो आप इसको इतना याद रखिएगा कि ताप बढ़ने पर क्या हो जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है ना। अगर किसी चालक का, किसी तार का ताप बढ़ गया तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसको आप ऐसे ही मौखिक रूप से ध्यान रखिएगा, ओके। तो अब हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि किसी भी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता होगा आप अच्छी तरह से समझ गए हो, है ना। यदि मान लो नहीं समझ पाए तो मैं आपको ये अनुमति देता हूं कि आप किसी भी समय हमसे उस शंका का समाधान, उस डाउट का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम आपको ले चलते हैं विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ या वैद्युत परिपथ, 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 इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट।
हाँ, तो प्यारे बच्चों, वैद्युत परिपथ क्या हो? पथ का मतलब होता है रास्ता, मार्ग, है ना? यानी वैद्युत धारा के प्रवाहित होने का रास्ता, मार्ग। वैद्युत धारा जिन जिन मार्गों से होकर के प्रवाहित होती है ना? उससे जो मार्ग बनता है उसे ही वैद्युत परिपथ कहते हैं, है ना? वैद्युत धारा जिन जिन मार्गों से होकर के प्रवाहित होती है ना? उसी मार्ग को हम क्या कहते हैं? वैद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे कि आप यहां पर समझें, है ना, कि मान लीजिए ये कोई बल्ब है ना, और हम यहां पर क्या कर रहे हैं? इस बल्ब को एक बैटरी से जोड़ दे रहे हैं, है ना? ऐसे जोड़ दिया। ये सब संयोजन तार हैं, ठीक है ना? ये क्या है? बैटरी का धन सिरा, और ये क्या है? बैटरी का ऋण सिरा। इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया बल्ब को, ठीक है ना? अब यहां पर स्विचेस भी लगाएंगे, जिसको हम आपको बाद में लगा के दिखा रहे हैं कैसे लगाया जाता है, ठीक है ना? तो आप देखिए, जैसे ही हम इसको बैटरी से जोड़ेंगे, इस बल्ब को बैटरी से जोड़ेंगे, ये क्या है? बल्ब है। क्या है? बल्ब है। इसको हम जैसे ही बैटरी से जोड़ देते हैं, तो इसमें वैद्युत धारा, इस बल्ब में वैद्युत धारा धन सिरे से, बैटरी के धन सिरे से होते हुए, ऐसे होते हुए, और यहां से होते हुए, ये जो फिलामेंट है बल्ब का, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, और इस प्रकार से ऐसे जो है यहां पर प्रवाहित होती रहेगी। इस प्रकार से आप देख रहे हैं ना, है ना? ये क्या प्रवाहित हो रही है? ये है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा है ना? क्या है? वैद्युत धारा। इसको आई से प्रदर्शित करते हैं हम, ठीक है ना? तो वैद्युत धारा है, ये इस परिपथ में ऐसे बह रही है, ऐसे प्रवाहित हो रही है, इस प्रकार से ऐसे होते हुए प्रवाहित हो रही है ना? तो ये जो रास्ता बन रहा है, विद्युत धारा को बहने का जो मार्ग बन रहा है ना? इसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत परिपथ कहते हैं। वैद्युत परिपथ कहते हैं। परिपथ, वैद्युत परिपथ कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं, है ना? यही सर्किट होता है ना, कि विद्युत धारा किन किन रास्तों से होकर के, है ना, प्रवाहित हो रही है, घूम रही है, ऐसे ऐसे, ये बराबर ऐसे ऐसे घूमती रहती है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे। तो ये जो हमने यहाँ पर बनाया है, ये क्या है? इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ओके, अब यह इलेक्ट्रिक सर्किट दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, ठीक है ना? पहला है, नंबर एक, खुला परिपथ। खुला परिपथ, परिपथ, ठीक है ना? अंग्रेजी में इसको कहते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, खुला परिपथ, ठीक है ना? ये खुला परिपथ क्या होता है? नाम तो है खुला, है ना? नाम क्या है? खुला, लेकिन है बंद। कैसे? ये आप समझिए। खुला परिपथ का मतलब क्या होता है? ये होता है ना, कि जैसे हमने एक यहां पर वैद्युत परिपथ बनाया है, ठीक है ना? अगर इसी वैद्युत परिपथ में हम क्या करें, यहां से तार काट करके, ये जो संयोजन तारे हैं, कनेक्टिंग वायर्स हैं, इनको हम क्या करते हैं? कट कर देते हैं। यहां से हमने कट कर दिया, ठीक है ना? क्या कर दिया? कट कर दिया ऐसे। अब क्या हो गया? जब यहां से एक कट हो जाता है, तो आप जानते हैं कि वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी इसमें, है ना? वैद्युत धारा यहां से क्या हो गया? ओपन हो गया। ये क्या हो गया? ओपन। इसी को कहते हैं ओपन कहते हैं। यहां से ये ओपन हो गया, तार कट गया, बीच से तार कहीं पर कट गया, है ना? तो कट गया तो क्या हो गया? इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो खुला परिपथ वह परिपथ होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है ना? विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि बीच में जो वायर होता है वो कहीं से क्या हो जाता है? कट जाता है। या अगर हम स्विच भी लगा दें, यहां पर मान लो, यहां पर हमने क्या लगा दिया? एक स्विच लगा दिया ऐसे। क्या लगा दिया? एक स्विच लगा दिया, ठीक है ना? और इस स्विच को हम किस पोजीशन में रखें? ऑफ पोजीशन में। ऑफ पोजीशन में, है ना? यानी स्विच को हम बंद रखें, ऑफ पोजीशन में रखें, ठीक है ना? ऑन न करें। तब क्या बनेगा? तब ये बल्ब
नहीं जलेगा, है ना। जब हम स्विच को ऑफ रखेंगे तो बल्ब क्या होगा, नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। ओके, और बल्ब नहीं जलेगा तो समझ लेना है आपको कि सर्किट क्या है, ओपन है। क्या है, ओपन है, खुला है, खुला परिपथ है ना। तो खुला परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, और यदि उसमें कोई बल्ब लगा है तो बल्ब नहीं जलता है ना। अब आती है बात, दूसरा क्या आता है, बंद परिपथ। दूसरा है बंद परिपथ। कौन सा परिपथ, बंद परिपथ, बंद परिपथ। इसको कहते हैं क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड सर्किट कहते हैं। तो नाम तो बंद है ना, नाम क्या है, बंद है, सर्किट बंद है, लेकिन है क्या, है ना, खुला और बंद। ये ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज ना हो आप लोग, है ना। इसको हम कहते हैं बंद परिपथ कहते हैं। परिपथ बंद हो यानी जो तार है, यहाँ पर कनेक्टिंग वायर है, वो कहीं से कटे ना, कहीं से कटे ना। या स्विच को हम क्या कर दे, ऑन कर दें। स्विच को क्या कर दे, ऑन कर दें। देखिए ऐसे कर देते हैं, स्विच को हम ऐसे ऑन कर देते हैं, जैसा ध्यान दीजिएगा आप लोग इसको, ये ऐसे है, ये स्विच जब ऑन कर दिया तो ये चीज इसमें टच कर जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां टच कर जाएगा। ये क्या है, ऑन पोजीशन है, ऑन पोजीशन है, ठीक है ना, ध्यान दें। ओके, जब ये ऑन हो जाएगा यानी ये वाला जो खुला था वो क्या हो गया, अब टोटली क्लोज्ड हो गया, है ना। रास्ता क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, इधर से कोई प्रवेश नहीं कर सकता है इसमें, है ना। तो इसलिए यहां पर क्लोज्ड कहेंगे हम इसको, क्लोज्ड हो गया, ठीक है ना। स्विच ने क्या किया, स्विच को ऑन किया, और जैसे ही ऑन किया ये बल्ब क्या होगा, बल्ब क्या होगा, जलेगा। क्या होगा, जलेगा, ये बल्ब जलेगा, है ना। तो जब बल्ब जलेगा यानी स्विच की पोजीशन क्या होगी, ऑन होगी, है ना। और इसको हम कहेंगे बंद परिपथ कहते हैं, अर्थात ऐसा परिपथ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसमें विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। और यदि उस परिपथ में एक बल्ब लगा है तो वह बल्ब क्या करता है, जलने लगता है। और इस पोजीशन में स्विच क्या होता है हमारा, ऑन पोजीशन में होता है, ऑफ नहीं होता है ना। इसको हम क्या कहते हैं, बंद परिपथ कहते हैं, बंद परिपथ, है ना। तो खुला परिपथ जिसमें विद्युत धारा नहीं बहती है और बल्ब नहीं जलता है, स्विच क्या रहता है, ऑफ रहता है। और बंद परिपथ में क्या होता है, वैद्युत धारा बहती है, ठीक है ना, बल्ब जलता है, और स्विच क्या रहता है, ऑन रहता है ना। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों से मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग खुला परिपथ और बंद परिपथ को अच्छी तरह से समझ गए।